गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन का हम 14वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में समावेश करने का क्या उद्देश्य था, यानी कि संविधान में इनको लिखने का क्या उद्देश्य था। अब एक तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य था भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि भारत के सभी नागरिक सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सभी समान हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत विधानमंडलों तथा कार्यपालिकाओं को मार्ग दिखाते हैं, यानी कि उनको काम करने के तरीकों के बारे में बताते हैं। उन्हें अपना अधिकार किस प्रकार प्रयोग करना है, यानी कि जनता के कल्याणकारी योजनाओं के लिए अपने अधिकारों को प्रयोग करना है। ये सिद्धांत ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। कल्याणकारी राज्य कौन से होते हैं? जो जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रेलवे आदि की सुविधाएं प्रदान करें, वो कल्याणकारी राज्य कहलाते हैं। जिनमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता विद्यमान हो, जनता सुखी और संपन्न हो। अगर सभी को न्याय मिलेगा, सभी को स्वतंत्रता होगी, सभी लोग समान होंगे, तो जनता सुखी और संपन्न होगी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन के मूलभूत सिद्धांत है। सरकार का यह कर्तव्य है कि कानून बनाते समय निर्देशित सिद्धांतों का पालन करें, यानी कि कानून बनाते समय ये ध्यान रखिए। चौथे में लिख सकते हो कि राज्य है कानून बनाते समय ध्यान रखिए कि सभी लोग हैं कानूनों का पालन करें, सभी लोगों पर कानून है समान रूप से लागू हो। तो चौथे पॉइंट में आप सिंपल लिख सकते हो कि राज्य सरकार है कानून बनाते समय ये ध्यान रखिए कि कानून है सभी लोगों पर समान रूप से लागू हो और सभी लोग कानूनों का पालन करें। राज्य 4 नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन करें। अब 4 नीति निर्देशक सिद्धांत बताने। एक तो है सरकार लोगों के कल्याण को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगी। आप ये भी लिख सकते हो सरकार लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेगी। दूसरा है सरकार समाज में पाई जाने वाली असमानताओं को दूर करेगी, यानी सभी लोगों को समान अवसर देगी। तीसरा है सरकार पूरे देश में एक समान कानून लागू करेगी, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग कानून नहीं होगा। और सरकार है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगी। अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी दूसरे देशों के साथ शांति स्थापित करेगी। संविधान के उद्देश्य का वर्णन करना है। संविधान कुछ मूल्य, आदर्श और उद्देश्य रखता है जिसका कि सरकार को पालन करना होता है। संविधान का दूसरा उद्देश्य है राज्य की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति का वर्णन करना, यानी कि संविधान का दूसरा उद्देश्य है राज्य की राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें कि मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी संविधान के अंतर्गत आते हैं। इनकी व्यवस्था की प्रकृति की, इनकी व्यवस्था किस प्रकार होगी उसका वर्णन करना भी संविधान का काम है। संविधान निर्वाचित प्रतिनिधियों पर कुछ नियंत्रण रखता है। निर्वाचित प्रतिनिधि पहले भी मैंने आपको बताया, जिन लोगों को हम वोट के द्वारा यहाँ से जिता कर भेजते हैं वो निर्वाचित प्रतिनिधि कहलाते हैं, ताकि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सकें। हमारा संविधान जनता का संविधान क्यों मान जाता है? भारत का संविधान है वो जनता का संविधान है। कारण है ये सत्य है कि संविधान सभा के सदस्य वैश्विक मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, यानी कि संविधान जिन्होंने बनाया था उसके सदस्य कोई वोट के द्वारा नहीं चुने गए थे। संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने गए थे। पहले एक प्रांतों के चुनाव होते थे, वहाँ पर जो प्रतिनिधि जाते थे उन्होंने प्रतिनिधि ने आगे उनको चुना था। वास्तव में संविधान सभा में देश के सभी महत्वपूर्ण नेता संविधान के सदस्य थे। इसमें सभी वर्ग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिलाएं के प्रतिनिधि संविधान सभा में थे, यानी सभी धर्मों के लोग, सभी क्षेत्रों से लोग संविधान सभा में थे। यदि वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनाव होता तो वही व्यक्ति चुनकर जीत कर आते। अतः हमारा संविधान जनता का संविधान है। आपके विचार में लोकतांत्रिक देशों में संविधान का महत्व अपेक्षाकृत क्यों अधिक है? क्योंकि लोकतंत्र को अगर सुचारू रूप से चलाना है तो संविधान जरूरी होता है। तो लोकतंत्र में देश के नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हम प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं या फिर हमारे प्रतिनिधि उसके आगे प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। तो देश के नागरिक या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेते हैं। संविधान में जहाँ एक और सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों का वर्णन होता है, वहाँ उन पर प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। नागरिकों के अधिकारों का वर्णन संविधान में किया जाता है। मौलिक अधिकारों की बात हमने की थी। कोई सरकार संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती, संविधान के अनुसार ही सरकार को चलना पड़ता है। न्यायालय नागरिकों के अधिकारों और संविधान की रक्षा करते हैं। इसलिए संविधान का लोकतंत्र विशेष महत्व है, क्योंकि संविधान में 3 चीज़ें हैं, एक कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो न्यायालय क्या करती है? नागरिकों अधिकारों की रक्षा करती है। कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। विधायिका कानूनों को बनाती है। सभी विचार इसमें रखे गए हैं, लोग इसमें संविधान में रखे गए हैं। तो लोकतांत्रिक देश में संविधान ज़रूरी है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए सब प्रतिष्ठा और अवसर की समता का क्या अर्थ है? प्रतिष्ठा होता है मान सम्मान। इससे अभिप्राय ये है कि भारतीयों को प्रत्येक सत्य में सदैव एक समान समझा जाए। किसी के साथ धर्म, जन्म, छोटे बड़े, अमीर गरीब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रतिष्ठा यानी कि सभी को समान देना। अवसर, सभी को प्रगति के समान अवसर मिलना। संविधान की प्रस्तावना का महत्व लिखिए। प्रस्तावना संविधान की आत्मा का दर्पण है, ये हमने पहले ही पढ़ा था। जब संविधान की कोई धारा संदिग्ध या अस्पष्ट हो, यानी कि संविधान में कोई भी कानून हो संदिग्ध हो, उस पर कोई शक हो या वो ठीक से उसका वर्णन नहीं किया गया हो, तो न्यायालय उसकी व्याख्या करते समय प्रस्तावना की सहायता ले सकते हैं। न्यायालय उसको बताते समय किसकी सहायता लेते हैं?
संविधान की। प्रस्तावना है संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, उनके मन का विचार था ये। प्रस्तावना संविधान का अंग है जो संविधान के मौलिक ढांचे को व्यक्त करते हैं। इनकी प्रस्तावना संविधान का अंग है जो संविधान के आधार को, जो संविधान का आधार था उसको व्यक्त करती है, उसके बारे में बताती है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया, जिसका क्या कारण था? यद्यपि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को तैयार हो गया था, 26 नवंबर, भारतीय संविधान है 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, परंतु इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसका कारण था कि 26 जनवरी का दिन भारत के इतिहास में बहुत ही महत्व रखता है और हम इतिहास के अनुसार ही कुछ दिन चुनते हैं। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति की शपथ ली थी। इन्होंने इस दिन 31 1929 को पूर्ण स्वतंत्रता की, हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे हम, ये शपथ ली थी। और 26 जनवरी 1930 को देश में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस भी मनाया था। हालांकि उस समय हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों का हम पर अधिकार था, फिर भी इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इस पुण्य तिथि को, यानी इस दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया था। संघवाद का क्या अर्थ है? संघवाद शासन वह शासन है जिसमें अधिकार और शक्ति का कुछ भाग स्थानीय क्षेत्रों में निहित हो और दूसरा भाग एक केंद्रीय संस्था के पास हो, जिसको स्थानीय क्षेत्रों के समुदाय ने अपनी इच्छा से बनाया हो, जहाँ पर अनेक धर्म, समुदाय, भाषाओं और भौगोलिकता के लोग रहते हैं, और जहाँ पर संघात्मक शासन, संघात्मक वैसे तो होता है, संघ का मतलब होता है कि एक साथ, तो संघात्मक शासन वह है जिसमें अधिकार और शक्ति दोनों, चाहे अधिकार है या शक्ति है, तो कुछ भाग तो क्षेत्रीय स्थानीय क्षेत्रों में निहित हो गए, यानी कि राज्यों के अंदर, और दूसरा भाग है केंद्रीय संस्था, यानी कि जो केंद्र सरकार होती है उसके पास हो, और जिसको स्थानीय क्षेत्रों के समुदाय ने अपनी इच्छा से बनाया हो, यानी कि वो लोग मिलजुल कर रहते हैं और अपने अधिकार और शक्ति का प्रयोग करते हैं। जहाँ वहाँ पर जहाँ पर स्थानीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार के समुदाय रहते हैं, अनेक भाषाओं बोलने वाले लोग रहते हैं, अनेक भौगोलिकता के लोग रहते हैं, वहाँ पर संघात्मक शासन आवश्यक होता है। यानी कि जिस देश में बहुत अधिक विभिन्नताएं पाई जाती है वहाँ पर संघवाद जरूरी होता है। नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी, संविधान की ज़रूरत क्यों है? अब नेपाल में पहले राजतंत्र था, पहले राजा नरेश हुआ करता था, उसी का शासन हुआ करता था, वही सबसे ऊपर था, उसी के द्वारा बनाया कानून चलता था। लेकिन फरवरी 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को निलंबित करके शासन पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया, जो नेपाल की जनता को अच्छा नहीं लगा। तो उसने तानाशाही को समाप्त करके एक ऐसे संविधान की मांग की जो लोकतांत्रिक हो। जनता ने वहाँ पर विद्रोह कर दिया कि वो लोग चाहते थे कि तानाशाही शासन समाप्त हो और संविधान और लोकतांत्रिक सरकार हो। नेपाल की जनता ने नए संविधान के लिए एक सफल आंदोलन भी चलाया था, इनकी जनता ने विद्रोह कर दिया था। संविधान की ज़रूरत, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए संविधान होना अनिवार्य है, हमने पहले भी पढ़ा था। अगर लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाना है तो संविधान जरूरी है। संविधान है सरकार और नागरिकों को निर्धारित करता है, संविधान सरकार पर कुछ नियंत्रण रखता है और नागरिकों के मान, सम्मान, समानता, सभी प्रकार के नियमों को संविधान में लिखा गया है, ये सभी नागरिकों को कानून की दृष्टि से समान समझा जा सके। तो हमें ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है सभी याद करने हैं। लिखने की अगर बात आती है तो आपको कुछ क्वेश्चन लिखने भी है, जैसे शुरू में आपको बताए गए थे। एक तो शॉर्ट का जो पहला, दूसरा राइट करने के लिए बता रहा हूँ, पहला, दूसरा, और उसके बाद में आप लिखना इसमें छठा है कि भारतीय संविधान की कुछ संघात्मक विशेषताएं बताइए। उसके बाद में भारतीय संसद प्रणाली की 4 विशेषताएं बतानी है। भारतीय संविधान को जीवन दस्तावेज क्यों कहा जाता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को हमें समझाना है। उसके बाद में नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या अर्थ है, कुछ क्वेश्चन हमें लिखने भी हैं। उसके बाद में संविधान के उद्देश्य का हमें वर्णन करना है। हमारा संविधान जनता का संविधान क्यों माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके फाइनल एग्जाम होते हैं उसमें आते भी हैं। उसके बाद में संघवाद का क्या अर्थ है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको राइट करने हैं। लर्न आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।